हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स सोल्यूशन सी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टॉपिक कि रिवेन्यू कर्व की जो शेप होती है डिफरेंट मार्केट्स में कैसी रहेगी। परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट कंपटीशन में शेप कैसी रहती है, हर एक मार्केट को अब हम कवर करेंगे आज की क्लास में। लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया था जो रिलेशन होता है मार्जिनल रिवेन्यू और हमारे पास एवरेज रिवेन्यू का, साथ ही टोटल रिवेन्यू, टोटल मार्जिनल एवरेज रिवेन्यू में क्या रिलेशन है लास्ट क्लास में हमने कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो आज की क्लास में कवर करते हैं कंपेरेटिव स्टडी क्या रहती है रिवेन्यू कर्व डिफरेंट मार्केट्स के अंदर। जो मार्केट्स होती है, मार्केट के हिसाब से जो रिवेन्यू कर्व उसकी शेप जो चेंज हो जाती है। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो हम कवर करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कवर करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो शेप होता है रिवेन्यू का वो कैसा रहता है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है बच्चों जहाँ पे जो गुड्स सेल की जाती है सेलर द्वारा वो परफेक्ट होती है। परफेक्ट का मतलब क्या है कि उसका साइज, उसकी क्वालिटी बिल्कुल सेम रहती है, परफेक्ट है बिल्कुल, कोई भी उसमें फ़र्क नहीं आता। चाहे कहीं से मर्जी हम उस गुड्स को जो परचेज कर लें, हर जगह पे वो गुड्स है जो सेम ही मिलेगी हमें, उसे बोलते हैं परफेक्ट। अब यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जो बायर होता है और जो सेलर होता है ये माना जाता है कि उनको परफेक्ट नॉलेज है। जो सेलर होता है उसको पता है कि क्या क्वालिटी है गुड्स की और क्या उसका प्राइस है, चाहे वो कहीं से मर्जी परचेज कर ले, उसको सेम क्वालिटी सेम प्राइस पे हर जगह पे जो अवेलेबल हो जाती है गुड, उसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि एक जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। प्राइस टेकर का मतलब क्या होता है कि जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री द्वारा प्राइस को डिटरमाइन कर दिया जाता है और उसी प्राइस के ऊपर फर्म को सेल करनी होती है, अपनी कमोडिटी होती है जो। तो अभी यहाँ पे जो फर्म होती है वो प्राइस को तो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन जो क्वांटिटी होती है क्वांटिटी को चेंज कर सकती है। चाहे क्वांटिटी को बढ़ा दे चाहे क्वांटिटी को कम कर दे, लेकिन प्राइस को जो चेंज नहीं कर पाती फर्म। तो इस केस में जो एवरेज रिवेन्यू होती है और जो मार्जिन रिवेन्यू होती है फिर वो सेम ही हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे कहते हैं रिवेन्यू कर्व परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, जैसे कि हमारे पास कर्व गिवन है, तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है एक फर्म सेल कर सकते हैं कोई भी नंबर ऑफ यूनिट को, जो भी प्राइस है फिक्स किया जाता है इंडस्ट्री द्वारा। एग्जाम्पल की हेल्प से कवर करते से हम, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन को। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का एक डायग्राम के हेल्प से इसको समझते हैं। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस जहाँ पे हमने रिवेन्यू को दिखाना है, यहाँ पे हम ले लेते हैं आउटपुट को। तो हम ले लेते हैं कि जो प्राइस है एक इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किया गया है, लेट कर लेते हैं कि ये 5 प्राइस है डिटरमाइन किया गया है। तो यहाँ पे 1 2 3। तो अब यहाँ पे फर्म की जो चॉइस होती है वो क्वांटिटी को लेकर रहती है, चाहे वो कम परचेज सेल करे चाहे वो ज़्यादा सेल करे, लेकिन जो प्राइस रहता है वो क्या रहता है इस केस में फिक्स ही रहता है। चाहे वो क्वांटिटी 1 सेल कर दे, चाहे क्वांटिटी 2 सेल कर दे, चाहे क्वांटिटी 3 सेल कर दे, तो फर्म के ऊपर डिपेंड करता है ये, लेकिन प्राइस हर केस में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इस केस में जो AR होती है, जो एवरेज रिवेन्यू होती है और जो मार्जिनल रिवेन्यू होता है, दोनों क्या आ जाती हैं फिर सेम हो जाती हैं। सेम कैसे रहती हैं ये मैंने लास्ट क्लास में जब आपको कवर कराई थी रिलेशनशिप, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाया था ये कंसेप्ट। जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिया था कि यूनिट है जो 1 2 3 4 5 कितनी मर्जी ले ले, जो एक फर्म होती है, लेकिन जो एवरेज रिवेन्यू यानी कि जो प्राइस होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, जिसका से मार्जिन रिवेन्यू भी क्या आती है, सेम रहती है। तो एवरेज रिवेन्यू मार्जिन रिवेन्यू सेम होती है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन की जो कंडीशन होती है। यही रीज़न रहता है AR और MR के ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल लेने का। ये ओ एक्स एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस से पैरेलल क्या है, AR और MR है। आई होप बच्चों कि आपको परफेक्ट कंपटीशन का समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में AR और MR की शेप क्या रहती है। नेक्स्ट कवर करते हैं मोनोपोली के अंदर। मोनोपोली कौन सी सिचुएशन होती है, मोनोपोली ये 2 वर्ड से जुड़ के बनी होती है, मोनो प्लस पोली। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब होता है कि जो अधिकार होता है, जो राइट होता है।
मतलब एक सिंगल पर्सन का क्या होता है, राइट होता है। मोनोपोली में क्या होता है, एक सिंगल सेलर होता है, यानी कि जो बेचने वाला पर्सन होता है वो कौन सा होता है, सिंगल सेलर होते हैं। लेकिन जो खरीदने वाले होते हैं जो वो लार्ज बायर्स होते हैं, लेकिन खरीदने वाले क्या हैं, बहुत सारे हैं, लार्ज बायर्स। जैसे इसमें एग्जांपल पहले हम उठाते थे रेलवे का। रेलवे क्या थी, गवर्नमेंट के अंडर थी पहले। अब तो मोदी ने कुछ परसेंटेज है जो इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, 100% है जो नहीं मोनोपोली रही है गवर्नमेंट के, अब तो रेलवे के ऊपर। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर ले लेते हैं हम कि रेलवे में सिंगल सेलर थी पहले, गवर्नमेंट थी, जो सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो रेलवे को चला रही थी, कोई प्राइवेट रेलगाड़ी है जो नहीं चल रही थी। तो उस केस में सेलर कौन थी, सिर्फ सिंगल, यानी कि गवर्नमेंट थी। और खरीदने वाले कौन थे, बहुत सारे, क्योंकि हर एक पैसेंजर जो ऑलमोस्ट रेलगाड़ी को जो इजिली अफोर्ड कर सकता था, यानी कि किराया जो उसका बहुत कम रहता है बस के कंपेरेटिवली। तो इस कारण से हर कोई पैसेंजर है जो उसको यूज़ कर सकता है, यात्री है जो कोई भी यहाँ पे यात्रा कर सकता है। तो यानी कि बायर कौन थे, बहुत ज़्यादा से लार्ज बायर थे यहाँ पे। तो यहाँ पे रीज़न क्या रहता है, इसमें लेस इलास्टिक होती है जो डिमांड होती है, जो इलास्टिसिटी डिमांड रहती है बच्चों, इस केस में क्या रहती है, लेस इलास्टिक रहती है। लेस इलास्टिक, इलास्टिक होता है चेंज होना, लेस मतलब कि कम चेंज होती है। यहाँ पे सिंगल सेलर है, इसको पता है कि चाहे प्राइस को बढ़ा दे चाहे प्राइस को कम कर दे, कि जो उसके बायर्स उनको ये परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई और इसका जो अल्टरनेट नहीं है। अगर रेलवे के थ्रू ही हमने ट्रैवलिंग करनी है तो रेलवे के अलावा कोई अगर दूसरा अल्टरनेट नहीं है, तो यहाँ पे सिंगल सेलर गवर्नमेंट हो गए, तो यहाँ पे उसके पास फ्रीडम होती है, प्राइस चाहे वो हाई करे चाहे लो करे, तो उसकी जो सेल है वो होनी ही होनी है। तो यहाँ पे जो इलास्टिक डिमांड की रहती है, लेस इलास्टिक रहती है, लेस इलास्टिक रहती है, जिस कारण से जो इसकी शेप होती है AR और MR की, वो किस तरीके से रहती है, जिसकी शेप हम समझते हैं AR और MR की। तो यहाँ पे हमारे पास ये O X एक्सिस जहाँ पे हम ले लेते हैं आउटपुट को, और यहाँ पे ले लेते हैं Y एक्सिस जहाँ पे ले लेते हैं रिवेन्यू को। तो यहाँ पे हमारे पास ले लेते हैं ये MR हो गया, और ये हमारे पास है जो AR हो गया। ये हमारे पास MR है और ये हमारे पास AR है। बुकिश एक्सप्लेनेशन कवर करती है रिवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली की। जो ये डायग्राम है इसमें दिखाया गया है कि जो एवरेज और मार्जिन रेवेन्यू कर्व है मोनोपोली के अंदर, जो ये दोनों कर्व है इसका स्लोप क्या डाउनवर्ड जा रहे हैं, दोनों के दोनों क्या है डाउनवर्ड स्लोप के हैं। ये बताते हैं कि अगर ज़्यादा यूनिट को सेल करना है मोनोपोलिस्टिक द्वारा, तो उसमें उसको प्राइस क्या रखना पड़ेगा, पर यूनिट प्राइस है जो कम करना पड़ेगा, यानी कि एवरेज रेवेन्यू क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, जिससे एक प्रोड्यूसर एक मोनोपोलिस्टिक क्या कर सकता है, ज़्यादा सेल कर सकता है, क्योंकि अगर प्राइस लो तो सेल क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो केस है मोनोपोली का, इसमें एवरेज रेवेन्यू कर्व है जो शो किया गया यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाले केस में 11 फिगर में जो दिखाया गया है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है कि ये जो अंडर प्योर मोनोपोली होती है, जो प्रोड्यूसर होता है वो पावरफुल होती है उसके पास प्योर मोनोपोली के अंदर, कि वो सेल कर सकते हैं अपने आउटपुट को अलग अलग लेवल पे अपनी पूरी इनकम को कमाने के लिए। एंटायर इनकम द कंज्यूमर, यानी कहना क्या चाहता है इस केस में, ये यहाँ पे एक साइड कंज्यूमर ले लेते हैं, कंज्यूमर, एक साइड मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक जो पर्सन होता है मोनोपोली जो करता है। कंज्यूमर जो खर्च करेगा यानी जो पैसे को स्पेंड करेगा, जो इसके लिए एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंसेस होंगे ये इसके लिए, तो वही मोनोपोलिस्टिक के लिए क्या बन जाएगा, रिवेन्यू बन जाएगा। अगर लेट कर लेते हैं कंज्यूमर के पास सिर्फ 8 रुपये खर्च करने के लिए, तो यहाँ पे एक साइड प्राइस ले लेते हैं, दूसरी साइड ले लेते हैं क्वांटिटी को, प्राइस क्वांटिटी। नेक्स्ट सर लेते हैं हम टोटल रिवेन्यू कितना रहेगा मोनोपोलिस्टिक का। अगर मान लेते हैं जो प्राइस है मोनोपोलिस्टिक द्वारा डिटरमाइन किया गया 4, तो यहाँ पे उसको क्वांटिटी जो सेलर है वो कितनी खरीद सकता है, मैक्सिमम 2 खरीद सकता है, जिससे वो 8 रुपये जो स्पेंड कर सके। अगर मान लेते कि प्राइस बिलो करके 2 कर दिया, तो यहाँ पे कितने क्वांटिटी बाय कर सकता है फिर बायर, सिर्फ 4 क्वांटिटी, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि जब प्राइस कम किया तो बायर ने ज़्यादा क्वांटिटी का जो परचेज कर लिया, तो यहाँ पे टोटल रिवेन्यू क्या रहेगी 8, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर सिर्फ कितने रुपए खर्च कर सकता है, मैक्सिमम 8 रुपये खर्च कर सकता है, और वही क्या होगा मोनोपोलिस्टिक के लिए हमारे रिवेन्यू हो जाएगा। तो यहाँ 4 × 2 किया तभी 8, 2 × 4 किया तभी 8। जब प्राइस बिलो किया तो बायर्स ने क्या क्या क्वांटिटी को ज़्यादा परचेज कर रहे, तो इस केस में जो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कर्व की जो शेप बनती है वो कौन सी बनेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगी। डायग्राम प्रिपेयर करते हैं अब हम इसका। ये हमारे पास OY एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, OY एक्सिस है जहाँ पे हमने मैक्सिमम कहाँ तक लेना 4 तक, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 4 और ये 6, तो यहाँ तक हमें चाहिए। और ये हमारे पास X एक्सिस है,
एक्स एक्सिस को लेते हैं, एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे आउटपुट को, तो यहाँ पे भी 2, 4 और 6 तक। तो ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस और ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने ले लेना रिवेन्यू को, रिवेन्यू, और यहाँ पे हम लेके चलेंगे आउटपुट को 2, 4, 6 से, 2, 4 से। तो जब प्राइस 2 था तो क्वांटिटी कितनी थी 4, जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी कितनी है 4 है। जब पॉइंट बनेगा वो बनेगा यहाँ पे। ऐसे ही जब प्राइस को बढ़ा के 4 किया गया तो क्वांटिटी कितनी हो चुकी है 2 हो चुकी है, तो पॉइंट बन जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तब यहाँ पे जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे बच्चों तो इसकी शेप थोड़ा सा इस तरीके से आएगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह इस तरीके से शेप है जो इसकी बन जाएगी। इस तरीके से थोड़ा सा इसकी शेप है जो ड्रॉ की जाएगी अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को। इस तरीके से बनेगी इसकी जो शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि इस पॉइंट पे भी जो ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये पॉइंट है जो ये पॉइंट हमने दो ड्रॉ किया 2, 4 और 4, 2 वाला। यहाँ पे भी मोनोप्लिस्ट ने क्या किए 8 रुपीज़ अर्न किए, इस पॉइंट पे भी 8 रुपीज़ है जो अर्न किए है। तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि अगर मोनोप्लिस्टिस्ट प्राइस को कम भी करता है तब भी उसके रिवेन्यू के ऊपर, टोटल रिवेन्यू के ऊपर, एवरेज रिवेन्यू के ऊपर है जो कोई भी इफेक्ट है जो देखने को नहीं मिला। अगर अब बात की जाए मार्जिनल रिवेन्यू की, मार्जिनल रिवेन्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्जिनल रिवेन्यू फर्स्ट एज इट इज एन में से n-1 को जब घटाएंगे 8 में से 8 गया तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू क्या आ जाएगी 0। डायग्राम में कैसे दिखाएं इसको हम? जो मार्जिनल रिवेन्यू 0 है तो 0 को कहाँ दिखा सकते हैं हम? एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगा, क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू क्या है 0। इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास मार्जिनल रिवेन्यू जो आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, इसकी बुकिश एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं हम। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था कि जो सेलर ने पैसा खर्च किया है वही हमारे मोनोप्लिस्टिक के लिए क्या होता है रिवेन्यू होता है। इस कहाँ से जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो शेप बन जाती है एवरेज रिवेन्यू, क्योंकि जितना खर्च किया था कंज्यूमर द्वारा उतना ही रिवेन्यू जनरेट होता है एक मोनोप्लिस्टिक के लिए। इसका मतलब ये है कि जो टोटल रिवेन्यू होती है मोनोप्लिस्टिक की वो सेम ही रहती है, चाहे प्राइस कोई मर्जी फिक्स करे, वो चाहे कम प्राइस फिक्स किया जाए मोनोप्लिस्टिक द्वारा, चाहे ज़्यादा किया जाए, तो टोटल रिवेन्यू के ऊपर कोई इफेक्ट है जो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जितना भी एवरेज रिवेन्यू के बिलो एरिया बनता है वो सारे का सारा एरिया क्या करता है, ये शो करता है वन अनदर पॉइंट को व्हेन टोटल रिवेन्यू इज कांस्टेंट। जब टोटल रिवेन्यू कांस्टेंट रहता है तो उस केस में मार्जिनल रिवेन्यू क्या रहती है 0 रहती है। जैसे हमने देखा था 8 था तो हमारी मार्जिनल रिवेन्यू क्या बन गई थी 0 हो गई थी। इस केस में जो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व होता है वो रिप्रेजेंट किस पे किया जाता है, फिर ओ एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो एवरेज रिवेन्यू कर्व है उसको हमने यहाँ पे 11 में दिखाया है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सपोज करते हैं कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था कंज्यूमर के पास सिर्फ 8 रुपये खर्च करने के लिए, तो जो मोनोप्लिस्टिक ने प्रोड्यूस के गुड उसको परचेज करेगा अगर तो सिर्फ 8 रुपये जो खर्च कर सकते हैं कंज्यूमर। तो कहते हैं कि यहाँ पे मोनोप्लिस्ट ने अगर मान लो फिक्स कर दिया प्राइस 4, तो 4 अगर उसका प्राइस है तो क्वांटिटी कितनी बाय कर सकता है 2, तो इस कारण से वो 8 रुपये स्पेंड कर पाएगा कंज्यूमर। ऐसे ही कहते हैं कि अगर मान लो कि उसने प्राइस है जो 4 से कम करके 2 कर दिया तो कितनी क्वांटिटी बाय कर सकता है, फिर बायर 4 क्वांटिटी को जो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट है ये पी और एन, ये 8 पॉइंट का जो शो करते हैं कि दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर टोटल रिवेन्यू क्या रहा है यहाँ पे 8 रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्जिनल रिवेन्यू एडिशन यूनिट की वो क्या रही है 0 रही है। इसका आंसर इसको हम कहाँ दिखाते होते हैं ओ एक्स एक्सिस पे जो शो किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन केस में कैसे इसका रिजल्ट रहेगा। अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो उस केस में रिवेन्यू कर्व की शेप क्या रहेगी। इम्परफेक्ट कंपटीशन में कहता है अलग अलग फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन हो गया। मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है बच्चों की यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लेकिन क्वालिटी ये रहती है सेलर्स के प्रोडक्ट की कि जो कंज्यूमर होता है वो आसानी से जो सेपरेट कर सकता है प्रोडक्ट को, कि हम आसानी से पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल अगर बाथिंग सोप की जाए तो हम यहाँ पे आसानी से समझ लेंगे कि लक्स की कंपनी कौन सी है, और ऐसे हम अमाम का या जो भी हमारे पास अनदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं उसके ब्रांड नेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ओलिगोपोली में क्या होता है कि यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो फ्यू सेलर्स होते हैं। ओलिगोपोली मतलब यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, तो इस कारण से यहाँ पे जो इम्परफेक्ट मार्केट जनरेट होती है तो इसको हम समझते हैं कि
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर और ओलिगोपोली के अंदर क्या इफेक्ट है जो एवरेज और मार्जिन रेवेन्यू का देखने को मिलेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो इलास्टिसिटी डिमांड होती है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है। ज़्यादा इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर मान लो कि लक्स का जो हमें सोप है वो कॉस्टली पड़ रहा है तो कंज्यूमर शिफ्ट करके किसी अनदर कंपनी का जो प्रोडक्ट को जो परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एग्जांपल आया था हमारे पास टूथपेस्ट के भी। टूथपेस्ट में हमारे पास बहुत सारी कंपनीज आती हैं जिन्होंने मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कवर किया था। बहुत सारी कंपनीज के हमारे पास आते हैं, कोलगेट हो गए, सिबाका हो गए, रेड टूथपेस्ट हो गई है। तो यहाँ पे अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई कर देते तो कंज्यूमर क्या करता है उसको स्विच करके तो किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को जो परचेज कर लेता। तो यहाँ पे जो डिमांड क्या कर दी कंज्यूमर ने, चेंज कर दी है। जैसे प्राइस में चेंज किया कंपनी के द्वारा तो वैसे ही कंज्यूमर ने अपनी डिमांड के अंदर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इस कारण से जो यहाँ पे इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होती है, मोर इलास्टिक होती है, ज़्यादा इलास्टिक होती है, यानी कि बहुत जल्दी चेंज आता है डिमांड के अंदर कंज्यूमर के। क्योंकि कंज्यूमर के पास है जो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। तो इस कारण से जो इसके कर्व की जो शेप होती है वो थोड़ा मोनोपोली के कंपेरेटिवली क्या होता है, थोड़ा ऊपर की तरफ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे किस चीज को शो करते हैं, मोर इलास्टिसिटी और डिमांड को जो शो करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है बच्चों कि जो रिवेन्यू कर्व होता है वो सिमिलर होता है मोनोपोली के, लेकिन इसमें फर्क क्या है दोनों के बीच में, दोनों मार्केट के बीच में जो फर्क है वो आता है इलास्टिसिटी का। क्योंकि यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो एआर और एमआर कर्व होते हैं वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, जबकि मोनोपोली के अंदर क्या होता है, लेस इलास्टिक होते हैं। क्योंकि मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है तो वो चाहे प्राइस को ज़्यादा करे या कम करे कंज्यूमर को उसे परचेज करना पड़ता है। तो इस कारण से वहाँ पर जो इलास्टिसिटी और डिमांड होते हैं वो लेस इलास्टिक होते हैं, कम चेंज आता है डिमांड के अंदर। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइस होती है तो यहाँ पे वो डिमांड को इजीली चेंज कर देता है कंज्यूमर। इस कारण से जो इलास्टिसिटी और डिमांड मोर इलास्टिक होने के कारण जो इसका जो शेप होता है कर्व का वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है मोनोपोली के कंपेरेटिवली। इट मींस दैट व्हेन ए मोनोपोलिस्टिक रेज द प्राइस, इसका मतलब ये है कि जब मोनोपोलिस्ट ने प्राइस को बढ़ा दिया तो जो डिमांड है उसके प्रोडक्ट की फॉल रिलेटिवली लेस। तो यहाँ पे मोनोपोली के केस में क्या होता था कि अगर मोनोपोलिस्टिक प्राइस को बढ़ा देता तो डिमांड थी उसकी कंपेरेटिवली, प्राइस की कंपेरेटिवली थोड़ी कम जो चेंज होती थी। दूसरी तरफ अगर फर्म की बात की जाए अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर तो जैसे प्राइस को रेज किया जाता है, बढ़ाया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है कि डिमांड जो होती है प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम हो जाती है। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है कि इलास्टिक डिमांड क्या मोर इलास्टिक है। इस कारण से जो इसकी शेप बनती है थोड़ा ऊपर की तरफ जाती है मोनोपोली के कंपेरेटिवली। डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि जिसमें डायग्राम की शेप आती है किस तरीके से रहेगी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में। तो ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है ओ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे हम लेके चलते हैं, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पे हम लेके चलेंगे आउटपुट को, और ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे हम लेके चलेंगे रिवेन्यू को। तो जो यहाँ पे शेप रहती है बच्चों हमारे पास एवरेज रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू को थोड़ा इस तरीके से रहती है, ऊपर की तरफ रहता है जो इसका कर्व रहता है। ये इस तरीके से मोनोपोली के कंपेरेटिवली इसकी जो शेप होती है वो इस तरीके से जाती है। ये हमारे पास आती है मार्जिनल रिवेन्यू, ये हमारे पास आती है एवरेज रिवेन्यू। इस तरीके से हमारे पास जिसका शेप रहता है, क्योंकि इसमें रिजल्ट क्या रहता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड को आसानी से चेंज कर लेता है, जल्दी चेंज कर लेता है जब प्राइस में चेंज आता है। क्योंकि कंज्यूमर के पास है जो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, इस कारण से अपनी डिमांड को जो कंज्यूमर चेंज कर पाता है। ओलिगोपोली में क्या होता है, ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पे सिर्फ फ्यू होते हैं बट लार्ज सेलर्स होते हैं। यानी कि होते तो नंबर्स में बहुत कम है लेकिन बहुत बड़े बड़े सेलर्स होते हैं, और जो बायर्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। जो ओलिगोपोली वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से बना है, ओलिगोई मतलब कि फ्यू, पोली मतलब कंट्रोल, यानी कि कुछ लोगों के इसके ऊपर कंट्रोल होते हैं। जो ओलिगोपोली होती है कि ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पे फ्यू बट लार्ज फर्म्स होती हैं, जो उनका प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, यानी कि एक जैसा भी हो सकता है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट भी हो सकता है, यानी कि प्रोडक्ट है जो वो अलग अलग भी हो सकते हैं। इंडिया के अंदर यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल है ओलिगोपोली की, जैसे एयरलाइन के अंदर एयर इंडिया हो गई है, इंडियन एयरलाइंस हो गई है, जेट एयरवेज, सहारा एयरवेज हो गए हैं। ऑटोमोबाइल्स के अंदर अगर बात की जाए मारुति हो गए, हिंदुस्तान, टाटा, महिंद्रा और महिंद्रा, सिलो, यहाँ पे देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग देम। तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर क्या पाई जाती है, इनकी इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है। जो ईच ओलिगोपोलिस्ट होता है वो फॉर्मुलेट करता है अपने पॉलिसीज को ध्यान में रख के, जो प्राइस और आउटपुट होता है आई टू देयर इफेक्ट ऑन द रिवर्स, यानी कि जो कंपटीटर होता है उसके प्राइस को और उसके आउटपुट को देख के अपने प्राइस को जो डिटरमाइन करता है जो एक प्रोड्यूसर होता है, यानी कि कंपटीटर ने क्या प्राइस रखा है उसी प्राइस के हिसाब से जो अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। ए फर्म्स प्राइस और आउटपुट इन्फ्लुएंस द सेल्स एंड प्रॉफिट
ऑफ कंपटीटर। तो यहाँ पे जो फर्म का प्राइस होता है, जो आउटपुट होता है, वो इन्फ्लुएंस करता है जो सेल और जो प्रॉफिट होता है अपने कंपटीटर की, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरडिपेंडेंस होती है ओलिगोपोलिस्ट की वो फेस करते हैं सिचुएशन में जहाँ पे जो ऑप्टिमल डिसीजन जो होता है एक फर्म का वो डिपेंड करता है ऑन व्हाट अदर फर्म्स डिसाइड टू डू, यानी कि एक फर्म ने जो डिसीजन लेना है वो अफेक्टेड होते हैं दूसरी फर्म के डिसीजन से, एंड इन विच देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है दोनों की, कॉन्फ्लिक्ट की भी और कोऑपरेशन की, या तो वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर ले या फिर मिलकर जो पूरी मार्केट को कोप अप कर लें। जो स्पेशल केस रहता है मार्केट डिटर्मिनेशन का बाय टू फर्म इज कॉल्ड ड्यूपोली। तो यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ दो फर्म आते हैं इसको क्या बोलते हैं, ड्यूपोली बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इसकी एवरेज और मार्जिन रेवेन्यू की शेप जो रहती है ओलिगोपोली के अंदर उसको कवर करते हैं। ओलिगोपोली में क्या होता है बच्चों के जो डिमांड कर्व होता है वो किंक डिमांड कर्व होता है। किंक डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये ओ वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस आती है, ओ एक्स एक्सिस है ये हमारे पास। यहाँ पे हमने ओ एक्स एक्सिस पे दिखाना है आउटपुट को, ये ओ एक्स एक्सिस है, यहाँ पे दिखाएंगे आउटपुट को। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे हम दिखाएंगे रिवेन्यू को। तो यहाँ पे किंक डिमांड कर्व क्या होती है, यहाँ पे दो डिमांड कर्व को जोड़ के बनता है हमारे पास पॉइंट। एक तो होती है लेस इलास्टिक डिमांड कर्व, एक होती है मोर इलास्टिक डिमांड कर्व। यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले लेस इलास्टिक डिमांड कर्व को ले लेते हैं। लेस इलास्टिक क्या होता है, थोड़ी यहाँ पे ओव एक्सिस की तरफ उसका झुकाव क्या होता है, ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे हम इसको जो थोड़ा इस तरीके से शेप बना लेते हैं लेस इलास्टिक का। तो यहाँ पे हम लेस इलास्टिक को लेके चलते हैं, लेस इलास्टिक का जो कर्व बनाते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो डिमांड कर्व है ये लेस इलास्टिक का, इसको नाम दे देते हैं हम डी। इस तरीके से अब लेते हैं मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक में क्या होता है कि थोड़ा इस तरीके से शेप जाती है उसकी मोर इलास्टिक की। तो यहाँ पे मोर इलास्टिक की शेप है जो इस तरीके से आएगी, यहाँ पे मोर इलास्टिक का हम कर्व बनाते हैं, मोर इलास्टिक डिमांड कर्व को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आता है, लेट कर लेते हैं कि जिसका नाम है वो है डी डैश। तो ये जो डिनोट करता है कर्व, ये डिनोट करता है कि जो इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, मोर इलास्टिक है, यानी कि चेंजेस क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं। अगर प्राइस में चेंज कर दिया तो बहुत ज़्यादा चेंज किस में आ जाएगा, डिमांड में। और ये हमारे पास जो डिमांड कर्व गया है यहाँ से यहाँ तक, ये डिनोट करता है किस चीज़ को, लेस इलास्टिक को। लेस इलास्टिक को जो डिनोट करता है ये एरिया किस चीज़ का, लेस इलास्टिक का। तो इस तरीके से डिमांड कर्व, दो डिमांड कर्व को जोड़ के बना, ये हमारे पास मोर इलास्टिक का एरिया है, ये हमारे पास लेस इलास्टिक डिमांड का जो एरिया है। डिमांड यानी कि किस चीज़ को बताते हैं, ये एवरेज रिवेन्यू को जो डिनोट करते हैं। अब ऐसे अगर हमें मार्जिन रिवेन्यू बताने तो मार्जिन रिवेन्यू हम कैसे दिखाएंगे, तो मार्जिन रिवेन्यू कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लेना है मार्जिन रिवेन्यू का, तो इस तरीके से मार्जिन रिवेन्यू का ड्रॉ करेंगे। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो डिमांड कर्व है वो कौन सी है, मोर इलास्टिक। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा कर्व, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा जो कर्व लेना है हमने मार्जिन रिवेन्यू का, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिर जैसे डिमांड किंक हुई है तो वैसे ही हमने मार्जिन रिवेन्यू कर्व को क्या कर देना है, किंक कर देना है। जो हमारे पास ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मार्जिन रिवेन्यू का एरिया बना है वो बना है मोर इलास्टिक डिमांड के बेस पे। और यहाँ से लेकर के जो ये यही वाली डिमांड है, ये लेस इलास्टिक वाले, इसके बेस पे बनाते हैं ये वाला हम मार्जिनल रिवेन्यू का कर्व। यहाँ पे इस तरीके से इसका शेप जाएगा जैसे ऊपर डिमांड का गया है, इस तरीके से किंक होकर के मार्जिन रिवेन्यू कर्व क्या होगा, इस तरीके चला गया। तो ये हमारे पास मार्जिन रिवेन्यू कर्व है जो ड्रॉ किया गया। मार्जिन रिवेन्यू जैसे हमारी डिमांड किंक की है वैसे क्या हुआ, मार्जिन रिवेन्यू कर्व है जो किंक करेगा। ये बीच में जो एरिया क्या किया है, किंक का किया गया है। बुकिश एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं इसकी। कहते हैं कि यहाँ पे बुकिश एक्सप्लेनेशन के अंदर कहते हैं कि जो मार्केट होते हैं यहाँ पे हैंडफुल सेलर्स होते हैं। इस सिचुएशन के अंदर जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है यानी कि जो डिमांड कर्व होता है वो किंक कर जाता है। डिमांड कर्व शोन डी1, जैसे हमने यहाँ पे डी से लेकर के डी1, ये डी से के तक का हमारे पास जो डिमांड कर्व है ये अलग है, डी से डी डैश डी1 का जो हमारे पास डिमांड कर्व है ये अलग है। जो ये वाला डिमांड कर्व है ये डिनोट करता है मोर इलास्टिसिटी को, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिमांड कर्व डिनोट करता है लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो यहाँ पे डी1 हमने देखा कि जो के पॉइंट पे यहाँ पे ये कट कर रहा है, कहते हैं अपर पोर्शन है जो ये के का, यानी कि जो ये डी के पॉइंट बनता है ये वाला ए आर कर्व का, वो कौन सा है, मोर इलास्टिसिटी को जो डिनोट करता है। जबकि जो ए आर कर्व का जो ये इस अजम्पशन के ऊपर बना है कि जब फर्म चेंज करते हैं अपने प्राइस को, तो यहाँ पे जो अदर फर्म है अपने प्राइस को कांस्टेंट रखती है यानी कोई भी चेंजेस नहीं करती हैं। तो इस केस में ओनली वन फर्म्स चेंज इट्स प्राइस टेक देन इट्स सेल्स विल बी इमीडिएट इफेक्ट। अगर सिर्फ एक ही फर्म अपने प्राइस को चेंज करती है तो उसकी सेल के ऊपर इमीडिएट प्राइस इमीडिएट जो इफेक्ट पड़ेगा डिमांड के ऊपर।
क्योंकि यहाँ पे ये जो डिनोट करती है ये एरिया वो वाला है मोर इलास्टिक वाला। मोर इलास्टिक ऐसे कि सिर्फ एक फर्म ने अपने प्राइस को चेंज किया है, बाकी फर्मों ने चेंज नहीं किया। अगर मान लो कि हमारी फर्म ने प्राइस को बढ़ा दिया, दूसरी फर्मों ने नहीं बढ़ाया प्राइस को, तो हमारे जो कंज्यूमर है दूसरी फर्मों की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिस कारण से हमारी इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी। चेंज कर दे कंज्यूमर अपनी डिमांड को, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो डिनोट करता है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। क्योंकि जब हमने हमारी फर्म ने प्राइस को चेंज किया है, दूसरी फर्म ने प्राइस को चेंज नहीं किया, तो हमारी फर्म के जो डिमांड कर्व है उसके ऊपर बिल्कुल बहुत जल्दी इफेक्ट है जो देखने को मिलेगा। कहते हैं व्हेन ओनली वन फर्म चेंज इट्स प्राइस देन इट्स सेल्स विल बी इमीडिएटली अफेक्टेड हो जाएगी। लोअर पोर्शन फॉर्म के, तो यहाँ पे के से लेकर के जो D1 का हमारा पार्ट बनता है AR जो डिनोट करती है, ये थोड़ा स्टिपली इंक्लाइंड है क्योंकि रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, इन इलास्टिक डिमांड को। यानी कि जो यहाँ पे डिमांड के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। अगर एक फर्म प्राइस को चेंज कर देती है तो उसकी डिमांड के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट जो देखने को नहीं मिलेगा। दिस पोर्शंस AR कर्व इज मेड ऑफ द अजम्पशन, तो ये प्रोपोर्शन बना है इस बेस पे बना है, इस अजम्पशन के ऊपर बेस बना है कि जितनी फर्में होती है मार्केट के अंदर वो अपने प्राइस को चेंज कर देते हैं साइमल्टेनियसली। अगर मान लो हमारी फर्म ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम किया है, तो अनदर फर्म्स जो इंडस्ट्री के अंदर लाई करते हैं वो सारी फर्में भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस को लो कर देंगी, जिससे हमारी फर्मों के यानी कि सभी के प्राइस लो हो जाएंगे, जिस कारण से जो कोई भी इफेक्ट है जो देखने को नहीं मिलेगा सेल के ऊपर। तो अगर प्राइस हाई किया हमारी फर्म ने, तो दूसरी फर्में अपने प्राइस को हाई कर देंगी, जिससे ऑलमोस्ट कोई इफेक्ट है जो नहीं देखने को मिलेगा सेल्स के ऊपर। अकॉर्डिंगली व्हेन ऑल फर्म्स लोअर देयर प्राइस, कहता है अगर मान लेते हैं कि सभी फर्मों ने अपने प्राइस को लोअर कर दिया, देन सेल विल नॉट इंक्रीज, तो यहाँ पे सेल बढ़ने के चांसेस नहीं है सिंगल फर्म के, क्योंकि सभी के सभी फर्मों ने क्या किया, प्राइस को चेंज कर दिया। बोथ दिस पोर्शंस ऑफ एवरेज रिवेन्यू कर्व इन द किंक एट अ पॉइंट के, तो यहाँ पे क्या किंक हो चुके, टूट चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डी से के तक का पार्ट है ये जो मोर इलास्टिक डिमांड को डिनोट करता है। फिर यहाँ से यहाँ तक किंक होकर के कौन सी इलास्टिक डिमांड आ गई, लेस इलास्टिक, यानी कि इलास्टिक डिमांड का जो शो करता है। अब बात आती है मार्जिनल रिवेन्यू की। मार्जिन रिवेन्यू किस चीज को डिनोट करता है, कहते हैं मार्जिन रिवेन्यू कर्व कोरस्पॉन्ड टू किंक की एवरेज रिवेन्यू कर्व इज DPRM, यानी कि यहाँ से लेकर DPRM क्या ये मार्जिन रिवेन्यू कर्व है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है। कहते ये बताता है कि ड्यू टू किंक इन द एवरेज रिवेन्यू कर्व, कहता है कि अगर एवरेज रिवेन्यू कर्व में जैसे ये किंक हो चुका है, यहाँ से डी से के तक किंक हुआ, फिर यहाँ पे के से D1 तक का अलग पोर्शन है, तो कहते इसी कारण से जो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है वो भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। कहाँ तक डिसकंटिन्यू होगा, जैसे डी से P फिर डिसकंटिन्यू होकर फिर R से M तक गया है, तो यहाँ पे भी क्या हो चुका है, लेवल ऑफ किंक का जो शो करता है, ये बताता है कि जो आउटपुट का लेवल का जो किंक हो चुका है। PR पोर्शन ऑफ मार्जिन रिवेन्यू कर्व, जो ये अपर वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला जो PR बीच वाला पोर्शन है जो किंक वाला है, कहते ये PR पोर्शन है, ये बताता है विच इज बिलो के पॉइंट, जो कि के पॉइंट से बिलो है, कहता है ये बताता है अपने को कि जो DK ऑफ एवरेज रिवेन्यू कर्व इज पॉजिटिव, कि जो ये D से लेकर के के तक हमारे पास जो एवरेज रिवेन्यू क्या है पॉजिटिव जा रही है। DP portions of margin revenue curve is below the more elastic portions, DK average revenue curve is positive, signify that ये क्या बताता है कि अगर एक फर्म ने लोअर किया प्राइस को तो उससे उसकी जो टोटल रिवेन्यू विल इंक्रीज, तो उससे उसकी टोटल रिवेन्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो किस चीज को डिनोट करता है, पॉजिटिव एवरेज रिवेन्यू को डिनोट करता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर बात की जाए RM की, जो ये वाला हमारा पार्ट बनता है मार्जिन रिवेन्यू का, ये वाला पार्ट किस चीज को बताता है, RM को। कहते हैं कि पोर्शन ऑफ द मार्जिन रिवेन्यू कर्व विल बी बिलो, जो कहता है किस चीज के बिलो है, ये इन इलास्टिक पोर्शन के D1 के बिलो आता है ये पार्ट। तो यहाँ पे जो एवरेज रिवेन्यू है वो नेगेटिव है, जिस कारण से जो हमारे पास लोअर प्राइस टोटल रिवेन्यू विल नॉट बी इंक्रीज, कहता है कि अगर प्राइस को कम कर देती है एक फर्म तो उससे उसके जो टोटल रिवेन्यू होते हैं वो बढ़ने के चांस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो गैप है PR, यानी कि जो ये किंक वाला जो गैप है बीच में जो किंक कर गया है, गैप मार्जिन रिवेन्यू कर्व का, ये अराइज होता है किस कारण से अराइज होता है, क्योंकि सडन चेंज आ गया एवरेज रिवेन्यू कर्व के अंदर, जिस कारण से जो मोर इलास्टिक टू लेस इलास्टिक की तरफ है जो चले गए। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि जो मोर इलास्टिक था यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट था वो मोर इलास्टिक था, यहाँ पे लेस इलास्टिक की तरफ चला गया, इस कारण से जो हमारे पास जो मार्जिन रिवेन्यू कर्व वो भी क्या हो गया, किंक हो गया। मोर इलास्टिक तक का यहाँ तक रिप्रेजेंट करता है, लेस इलास्टिक वाले जो यहाँ से यहाँ तक जो रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास अलग अलग मार्केट के अंदर जो शेप थी रिवेन्यू कर्व की हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसके सिग्निफिकेंस क्या आते हैं रिवेन्यू कंसेप्ट और रिवेन्यू का प्राइस एनालिसिस के अंदर। जब प्राइस को एनालाइज करते हैं तो उसमें किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो रिवेन्यू होती है, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।